नमस्कार रेल साथियों, आपका स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है रेलवे में प्रशासनिक स्तर पर जॉइनिंग टाइम। दोस्तों, जब रेलवे में किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र किया जाता है या वह खुद से ट्रांसफ़र लेता है, तो उस समय उस कर्मचारी को जॉइनिंग के लिए समय दिया जाता है और कुछ केस में नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जॉइनिंग टाइम की कुछ मुख्य शर्तें। दोस्तों, जब ट्रांसफ़र प्रशासनिक स्थानांतरण पर होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र होता है, तो उस ही केस में जॉइनिंग के लिए कुछ समय दिया जाता है। देखिए दोस्तों, प्रशासनिक स्थानांतरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र, यह समय केवल तभी मिलता है जब ट्रांसफ़र जनित इंटरेस्ट या प्रशासनिक आधार पर हो, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे हो, तभी जॉइनिंग का टाइम दिया जाता है, समय दिया जाता है। अगर ऑन रिक्वेस्ट या म्यूचुअल ट्रांसफ़र, खुद के अनुरोध पर ट्रांसफ़र। देखिए दोस्तों, जब कोई कर्मचारी है वो खुद किसी से म्यूचुअल लेके भी ट्रांसफ़र कर सकता है या ऑन रिक्वेस्ट लगा के भी ट्रांसफ़र जा सकता है, तो उस केस में जॉइनिंग टाइम नहीं मिलता है। जो एक्चुअल समय सीमा होती है उसी में ही उस कर्मचारी को जॉइन करना पड़ता है। यह कर्मचारी ने स्वयं अपना ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट या म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराया है, तो कोई जॉइनिंग टाइम नहीं मिलता है। ऐसे में सिर्फ यात्रा का वास्तविक समय ही दिया जाता है। दोस्तों, जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच जाने में जितना समय लगा है, उस व्यक्ति को, उस कर्मचारी को उतना ही टाइम उसे वास्तविक टाइम दिया जाता है जॉइनिंग के लिए। इसके अलावा उसे कोई टाइम नहीं दिया जाता है। पर जब एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे, यानी प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि हमारा फर्स्ट केस है, जो कि हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट केस है प्रशासनिक स्थानांतरण पे। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है जॉइनिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने दो केस पढ़े कि एक तो जब प्रशासन खुद ट्रांसफ़र करे तो उसमें जॉइनिंग टाइम दिया जाता है, और दूसरा दोस्तों हमने एक केस पढ़ा कि जब खुद से ट्रांसफ़र लिया जाता है तो उस केस में जॉइनिंग टाइम नहीं दिया जाता है, वास्तविक का जो ट्रैवल टाइम है वही दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर रेलवे जॉइनिंग के लिए टाइम दे रही है तो किस आधार पे देती है? तो दोस्तों, वो दिया जाता है कि मान लीजिए कि कोई एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन जो है वो बी है, तो इनके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसके हिसाब से जॉइनिंग टाइम दिया जाता है। तो एक स्टेशन ए हो गया, दूसरा बी हो गया, इनके बीच की जो दूरी है उसके हिसाब से। दोस्तों, अगर ये दूरी जो है, अगर 1000 किलोमीटर है, तो इस केस में 10 दिन दिए जाते हैं। अगर दूरी 1000 किलोमीटर है, तो उस केस में दोस्तों 10 दिन दिए जाते हैं। अगर ये दूरी 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है, तो दोस्तों 12 दिन दिए जाते हैं। 12 दिन दिए जाते हैं। और अगर ये दूरी
2000 से किलोमीटर से अधिक है, तो इस केस में 15 दिन दिए जाते हैं। जब दूरी 1000 किलोमीटर हो तो 10 दिन, 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में हो तो 12 दिन, और अगर 2000 से अधिक दूरी है तो 15 दिन। ये 3 केस दोस्तों हमने पढ़े। इसमें एक चौथा केस भी होता है, अगर दूरी 2000 किलोमीटर से अधिक है पर जो यात्रा है वो ट्रेन से ना होके, ये सब यात्रा ट्रेन की बात की जा रही है इसमें, पर जो यात्रा है वो ट्रेन से ना होके हवाई यात्रा की जा रही है, तो उस केस में दोस्तों क्या होता है कि जो 15 दिन है वो कम होके 12 दिन हो जाते हैं। ये 15 दिन कम होके दोस्तों 12 दिन हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर होने पर दूरी के हिसाब से ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। अब कितना मिलता है? देखिए दोस्तों, जब 1000 किलोमीटर तक का हो तो 10 दिन मिलते हैं। जब 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच का दूरी हो तो 12 दिन मिलते हैं। अगर 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी है तो 15 दिन मिलते हैं। अगर 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी है और हवाई यात्रा भी शामिल की गई है तो उस केस में दोस्तों 15 दिन मिलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 दिन, 1000 पे, 1000 से 2000 के बीच में 12 दिन, 2000 से अधिक पे 15 दिन, और अगर हवाई यात्रा भी शामिल की गई है, हवाई यात्रा शामिल की गई है तो उस केस में दोस्तों 12 दिन। तो ये दोस्तों ज्वाइनिंग का समय है दूरी के हिसाब से दो स्टेशन के बीच में। अगर 1000 किलोमीटर दूरी है तो 10 दिन, 1000 से 2000 के बीच में है तो 12 दिन, अगर 2000 से अधिक है तो 15 दिन, और अगर 2000 से अधिक है, 2000 से अधिक है पर हवाई यात्रा की जा रही है तो 12 दिन। दोस्तों ये हमारे दूरी के हिसाब से समय सीमा कितनी है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र हो रहा है प्रशासनिक ग्रेड पे आधार पे, तो उसको किसी तरह की छुट्टी या लीव लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसे स्वयं रेलवे या सरकार ही छुट्टी देती है ज्वाइनिंग टाइम के लिए। तो प्रशासनिक आधार पर हुए ट्रांसफ़र में यह समय कर्मचारी का अधिकार है कि इसके लिए अलग से छुट्टी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय सीमा पहले से ही दी जाएगी, क्योंकि ट्रांसफ़र जो किया है वो प्रशासन ने किया है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड का ट्रांसफ़र है, तो इसमें किसी तरह की छुट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले से ही डिसाइड है कि 1000 किलोमीटर पे इतना, 2 पे इतना और 2 के ऊपर इतना, ये पहले से ही दोस्तों तय किया हुआ होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट ऑफ LAP। दोस्तों क्रेडिट ऑफ LAP से सिंपल शब्दों में बात की जाए तो कुछ इस तरह से है कि अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र हुआ है और वो 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर हुआ है और वो ट्रेन से यात्रा करता है, तो उसे मिलेंगे 15 दिन। तो उसको मिलेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, ऐसे करके दोस्तों मिलेंगे उसे 15 दिन ज्वाइनिंग के। मतलब इन 15 दिन में वो ज्वाइनिंग कर सकता है। पर दोस्तों वो कर्मचारी क्या हुआ, ट्रेन से गया, 2 दिन में पहुंच गया, ठीक है, और 30 दिन उसने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। वो 2 दिन में पहुंचा, 3rd डे उसने ज्वाइन कर लिया, तो बाकी ये के बचे हुए दिन का क्या होगा? तो दोस्तों ये जो बाकी के बचे हुए दिन हैं वो 4 से लेके 15 तक के, मतलब बाकी के जो बचे हुए 12 दिन हैं वो उस कर्मचारी के
एलईपी अकाउंट में ऐड हो जाएंगे ऐसे एलएपी। मतलब अगर समय सीमा से पहले कोई कर्मचारी ज्वाइन कर लेता है तो जो बचे हुए दिन होते हैं उसकी एलईपी अकाउंट में जोड़ दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, यदि प्रशासनिक हित में पूरा ज्वाइनिंग टाइम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं तो बचे हुए दिन एलएपी यानी कि एवरेज ऑन लीव ऑन एवरेज पे खाते में जुड़ जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्रेडिट ऑफ एलएपी। मतलब आपको जो ज्वाइनिंग टाइम दिया गया है उसमें ज्वाइन ना करके पहले ही ज्वाइन कर लेते हैं तो बचे हुए जो दिन है उसको एलएपी में जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा सक्षम प्राधिकारी। हमने पढ़ा कि कितने दिन मिलते हैं, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। पहले ज्वाइन कर ले तो क्या होता है, एलएपी में जुड़ जाते हैं। पर हम समय अब इसमें क्या है कि समय सीमा पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी है, उसको 1000 किलोमीटर के स्टेशन पर ट्रांसफ़र कर दिया है तो उसे 10 दिन मिलेंगे ज्वाइनिंग के लिए, पर वो 10 दिन में नहीं ज्वाइन कर पा रहा है। उसके लिए कुछ भी केस हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया हो, या पारिवारिक समस्या चल रही हो, या कुछ और कोई परिस्थिति आ गई हो जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों कि उसकी जो समय सीमा है वो 10 दिन उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है। अब उसे कौन बढ़ाएगा? तो उसके लिए जो सक्षम प्राधिकारी मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो है हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब एचओडी या प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उन्हीं के पास ये पावर है कि वो ज्वाइनिंग समय को बढ़ा सकते हैं। हमारे डीआरएम सब बढ़ा सकते हैं। तो सक्षम प्राधिकारी वो प्राधिकारी है जो ज्वाइनिंग टाइम को बढ़ा सकता है इस केस में, और वो कौन है? एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब दोस्तों कितना बढ़ा सकता है? तो वो बढ़ा सकता है 30 दिन, 30 डेज। तो एचओडी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो ज्वाइनिंग टाइम को 30 दिन ही मैक्सिमम बढ़ा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। अगर इसके ऊपर ज्वाइनिंग टाइम बढ़ाना हो तो ये जो पावर है, ये जो अधिकार है वो रेलवे बोर्ड के पास है। अगर 30 दिन से ऊपर आपको ज्वाइनिंग टाइम चाहिए तो उसके लिए रेलवे बोर्ड से मंजूरी लेनी पड़ती है। 30 दिन तक की है, ऐसे कम है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, 30 दिन से ऊपर है तो रेलवे बोर्ड। अगर आप समय सीमा पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तब किसी भी स्थिति में, चाहे स्वास्थ्य खराब हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, या कुछ और केस हो सकता है, अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो 30 दिन तक एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और 30 दिन के ऊपर रेलवे बोर्ड। तो देखिए दोस्तों, अधिकतम सीमा सामान्यतः इसे 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। इससे अधिक के लिए रेलवे बोर्ड की मंजूरी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक हमने ज्वाइनिंग टाइम के बारे में पढ़ा कि किस किस केस में मिलता है और कितना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा दोस्तों समग्र स्थानांतरण अनुदान, मतलब कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट, इसको बोलते हैं सीटीजी। दोस्तों क्या होता है कि जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो कुछ शर्तों के हिसाब से सीटीजी भी दिया जाता है, कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट। तो इसकी कुछ शर्तें आइए देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट नियम की बात करते हैं। अगर दोस्तों जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, उस समय पे सीटीजी कितना मिलेगा? तो ये भी दोस्तों क्या है, दूरी के हिसाब से दिया जाता है और निवास के एड्रेस के हिसाब से। अगर दोस्तों दूरी जो है 20 किलोमीटर से अधिक है, पहला केस ये बनेगा। दूसरा केस के 20 किलोमीटर से कम है तो दूसरा केस बनेगा। और थर्ड केस ये है कि 20 किलोमीटर से कम तो है बट उसमें एड्रेस, उसका जो निवास स्थान है वो चेंज हो रहा नहीं हो रहा,
ये तीन केस इसमें होते हैं। आइए दोस्तों, पहला केस क्या है देखते हैं हम कि 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर यदि ट्रांसफ़र है तो देखिए दोस्तों, इस केस में क्या होगा, 20 किलोमीटर से अधिक दूर वाले स्टेशन पर होता है तो पिछले महीने का फुल वेतन मतलब बेसिक पे का 80%। अगर 20 किलोमीटर से अधिक किलोमीटर पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो जो CTG है वो 80% होता है। अगर यही दोस्तों 20 किलोमीटर से कम पे हो रहा है तो उसके लिए 1/3 है। अगर 20 किलोमीटर से कम दूरी पर ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी शहर में हो रहा है, तो इसके लिए दोस्तों 1/3 है। पर इसमें एक शर्त है कि उस व्यक्ति का, उस कर्मचारी का जो आवास घर है उसमें बदलाव होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। मतलब 20 किलोमीटर के अंदर तो उसका ट्रांसफ़र हुआ है, पर उसको अगर CTG लेना है तो उसको उसका निवास स्थान मतलब जो घर है वो आवास से बदलना पड़ेगा, तब जाके उसको उसका जो CTG है वो 1/3 मिलेगा लास्ट मंथ के फुल पे का, मतलब बेसिक पे का, मूल वेतन जो है उसका उसका मिलेगा, बेसिक पे का 1/3 मिल जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों अगर थर्ड केस माना है कि अगर 20 किलोमीटर के अंदर है, ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफ़र जो है 20 किलोमीटर के अंदर हुआ है, पर उसके निवास स्थान पे चेंज नहीं हुआ है, जो घर उसका पहले था, जो पहले एड्रेस था अभी भी वही एड्रेस है, तो उस केस में CTG नहीं मिलेगा, नील होगा, 0 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना। पहला हमने पढ़ा है कि अगर 20 किलोमीटर से अधिक है तो 80% इसका बेसिक पे का। ठीक है दोस्तों, 80% बेसिक पे का। 20 से कम है, ठीक है, दूरी, तो 1/3 मिलेगा। पर इसमें क्या है कि जो उसका निवास स्थान है, हाउस है, जो उसका घर है, हाउस एड्रेस है, वो चेंज होना चाहिए। अगर 20 से कम है, ठीक है, किलोमीटर ट्रांसफ़र किया, और जो उसका होम है, वो एड्रेस है, वो सेम का सेम है, वो चेंज नहीं हुआ है, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, 0 मिलेगा। तो CTG क्या मिलेगा इसमें, CTG कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, वो कितना मिलेगा, 0, जब निवास स्थान में चेंज नहीं हो रहा है तो, और जो दूरी है वो 20 किलोमीटर के अंदर है। तो तीन केस पढ़ ली दोस्तों। पहला कि जब 20 किलोमीटर से ऊपर है 80% मिलेगा बेसिक पे का, जब 20 से कम है तो 1/3 मिलेगा, पर हाउस चेंज होना चाहिए, पर 20 से कम है और सेम हाउस एड्रेस है तो 0 मिलेगा दोस्तों। हमने 3 केस पढ़े। पहला दोस्तों 80% वाला, 1/3 वाला, और थर्ड हमारा जो 0 वाला है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, द्वीप क्षेत्रों में ट्रांसफ़र के लिए, जैसे दोस्तों अंडमान निकोबार हुआ या लक्षद्वीप हुआ, ऐसी जगहों पर अगर ट्रांसफ़र होता है तो जो CTG होता है वो दोस्तों मूल वेतन का 100% दिया जाता है। जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूह, यहाँ दोस्तों द्वीप समूह की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जब ट्रांसफ़र होगा तो इस केस में जो CTG है वो 100% दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा, पूरा का पूरा दिया जाएगा, कुछ भी कटौती नहीं दी जाएगी, की जाएगी। दोस्तों ये तो बात की हमने जब रेलवे कर्मचारी का ट्रांसफ़र हो रहा है तब। अगर पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस समय पे क्या केस बनेंगे, अब उसकी बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर पति पत्नी दोनों ही का ही ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो इसमें दोस्तों समय सीमा देखी जाती है कि कितने समय के अंतराल में ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर दोस्तों पत्नी का ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद पति का ट्रांसफ़र हुआ, अगर दोनों के ट्रांसफ़र में जो अंतर है वो 2 महीने या उससे कम है,
तो उस समय पे CTG कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट जो हमारा है वो दोस्तों नील होगा, जीरो होगा। अगर दोनों के ट्रांसफर के बीच का जो समय है एक ही जगह पे, तो जीरो होगा। अगर दोस्तों दूसरा केस क्या बनता है, 6 महीने के अंदर ट्रांसफर होता है, 6 महीने के अंदर ट्रांसफर होता है, दोनों का ट्रांसफर होता है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों कि 50% मिलता है। CTG कंपोजिट ट्रांसफर का कितना मिलेगा, 50% मिलेगा। और तीसरा केस दोस्तों ये है कि जब 6 महीने से अधिक का समय बाद ट्रांसफर हो रहा हो, तो इस केस में दोस्तों मिलेगा 100%, 100% दोस्तों। अगर 2 माह के अंदर हो रहा है तो जीरो दोस्तों। अगर 6 माह के अंदर हो रहा है ट्रांसफ़र तो हो जाएगा दोस्तों 50%। अगर 6 माह के बाद हो रहा है तो मिलेगा 100%। ये हमारे लिए 3 केस होगी दोस्तों। यही पति पत्नी का जब ट्रांसफ़र होता है तो उसकी इन शर्तों को देख के ही CTG दिया जाता है। इसको थोड़ा मिटाते हैं दोस्तों। राइट, देखिए दोस्तों, पति पत्नी दोनों का ट्रांसफ़र पर यदि पति और पत्नी दोनों का केंद्रीय कर्मचारी है दोनों, और 6 महीने के भीतर दोनों का ट्रांसफ़र होता है, तो बाद में ट्रांसफ़र होने वाले जीवन साथी को CTG कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट वो 50% मिलता है। 6 महीने के भीतर ट्रांसफ़र होने पर बाद वाले को 50% मिलता है। अगर 6 महीने में ट्रांसफ़र हो रहा है दोस्तों, 6 महीने के भीतर मतलब अंदर, तो CTG मिलेगा 50%, बाद में हो ट्रांसफ़र होने वाले को। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है, 6 महीने के बाद। अगर 6 महीने के बाद ट्रांसफ़र हो रहा है तो दूसरे जीवन साथी को नहीं, बाद वाले को कितना मिलेगा, 6 महीने से अधिक समय होने पर 100%। ठीक है दोस्तों, तो हमने तीनों केस पढ़ लिए कि जब 2 महीने के अंदर हो तो जीरो हो जाएगा, 6 महीने के अंदर हो तो 50%, और 6 महीने से अधिक हो तो 100%। ये हुई दोस्तों पति पत्नी के ट्रांसफ़र होने पर या हस्बैंड वाइफ के ट्रांसफ़र होने पर CTG कैसे दिया जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र होता है तो वो अपना सामान भी शिफ्ट करता है, तो उस के लिए भी रेलवे में कुछ भत्ते या कुछ दरें दी जाती है, कुछ अलाउंस दिया जाता है कि आप आपका पूरा सामान वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए दूरी के हिसाब से, यहाँ भी दोस्तों दूरी के हिसाब से ही दिया जाता है कि पर किलोमीटर पे इतना रुपये दिया जाएगा दोस्तों। अगर और इसके जो रुपए है पर किलोमीटर के, वो लेवल के हिसाब से दिए जाते हैं कि अगर कोई लेवल 6 से ऊपर का है तो उसे कुछ पैसे दिए जाएंगे पर किलोमीटर के हिसाब से। अगर लेवल 5 का है तो उसे कुछ रुपये दिए जाएंगे पर किलोमीटर के हिसाब से, सामान को ट्रांसफ़र करने के लिए, जो उसका लगेज है, घर का सामान है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक राशि दी जाती है पर किलोमीटर के हिसाब से। और अगर लेवल 4 से या लेवल 4 से कम का है तो उसके लिए कुछ दिया जाता है। दोस्तों पहले क्या था कि जो लेवल 6 के जो कर्मचारी होते थे उनको सामान को ट्रांसफ़र करने के लिए, अपने सामान ट्रांसपोर्टेशन के लिए 50 रुपये दिए जाते थे। लेवल 5 के जो कर्मचारी है उनको 25 रुपये दिए जाते थे, 25 रुपीज़। और जो लेवल 4 या उससे कम के हैं उनको दोस्तों 15 रुपये, 15 रुपीज़ दिए जाते थे। पर DA भरने के बाद इन सभी राशियों में 25% की वृद्धि हो गई है। तो 25% वृद्धि होने की वजह से अब जो लगेज ट्रांसपोर्टेशन की दरें हैं वो चेंज हो गई है।
तो लेवल 6 या उससे ऊपर के लोगों के लिए ये होगी 63 रुपीज़, 63 रुपये। और लेवल 5 के जो कर्मचारी है उनके लिए होगी 31 रुपीज़, 31 रुपये। और दोस्तों जो लेवल 4 ये उससे नीचे स्तर के कर्मचारी है उनके लिए होगी 19 रुपये, 19 रुपीज़। देखिए दोस्तों, देखते हैं। लेवल 6 और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए दोस्तों पहले 50 रुपये प्रति किलोमीटर थी, अब ये पहले 50 रुपये प्रति किलोमीटर थी, अब दोस्तों ये कितने हो गया 63 प्रति किलोमीटर कर दिया गया है, क्योंकि DA 50% बढ़ा, उसके बाद से 25% में इंक्रीमेंट लग गया। तो ये 25% बढ़ने की वजह से आप 50 का 25% निकालोगे तो 63 आएगा, 25 का 25% निकालोगे तो 31 आएगा। अगर लेवल 5 के कर्मचारी है तो उनको पहले 25 रुपये दिए जाते थे, पर ये तो सब चेंज हो चुके हैं, ये लेटेस्ट में है बिल्कुल एकदम 31 रुपीज़। और दोस्तों अगर लेवल 4 या उससे नीचे के कर्मचारी है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1, तो पहले उनको 15 रुपये प्रति किलोमीटर दिए जाते थे, पर अब बढ़ के ये 19 रुपये हो गया है। तो अगर एग्ज़ाम में के हिसाब से आपको अब ये याद रखना है कि जो अभी नया लेटेस्ट अमाउंट तो है वो यही है दोस्तों, 63, 31 और 19 रुपीज़, ये तीनों। इससे पहले थे 50, 25 और 15, पर ये चेंज हो चुके हैं। DA बढ़ने की वजह से इनमें 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, उसकी वजह से ये 63, 31 और 19 रुपीज़ प्रति किलोमीटर बढ़ चुके हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारे सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ दरें हैं जो दी जाती है रेलवे के द्वारा। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों जितना हो सके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।